चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्न पत्र जो है 2015 का। दोस्तों, 2015 का मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2। तो दोस्तों, 2015 में मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 मतलब राजनीति विज्ञान। दोस्तों, उससे जो पूछे गए प्रश्न है मेंस में, उसको आज जो है हम उत्तर सहित देखने वाले हैं। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा आपका कहानी समाप्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, मतलब एक ही वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में दोस्तों 2015 से, उन सबको देखेंगे दोस्तों। और चलिए, आप लोग दोस्तों जो यूट्यूब चैनल हमारे देखते हैं, लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दोस्तों आप कमेंट भी कर दीजिए कुछ भी पूछना हो तो। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं। 200 शब्दों में 12.5 अंक का। दोस्तों, मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि डीपीएसपी जो है, तो जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, जिसमें क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो दोस्तों वो कौन से कारक हैं, समझ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान के अनुसार अपने नागरिकों के लिए वो कौन से संभावित कारक हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार। दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 25 है, 30 है। तो दोस्तों कुछ ऐसे कारक हैं जो अनुच्छेद 44 को समान दोस्तों सिविल संहिता लागू करने से रोकते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो रोक रहे हैं अनुच्छेद 44 को लागू करने में, यही बताना है दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए, उत्तर देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हल्का सा दोस्तों, की एकदम साफ क्लियर दिखे आपको। चलिए अब सही है दोस्तों। चलिए ये रहा, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। दोस्तों, भाग 4 में है 36 से 51 तक। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब दोस्तों एक जो है समान संहिता बनाएगा, सबके लिए समान कानून हो। हालांकि निम्नलिखित ऐसे कारक हैं जो भारत को एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं। जैसे दोस्तों पहला है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और इनके धर्मों के लोगों में शादी, तलाक, संपत्तियों का बंटवारा इत्यादि में इनके अपने नियम लागू हैं। दोस्तों, विभिन्न धर्मों में शादी करने का, तलाक का, संपत्ति के बंटवारे का अलग अलग नियम लागू है। इस कारण व्यक्तिगत मुद्दे के लिए सामान्य नियमों को लागू करने की व्यवहारिक चुनौतियां हैं। दूसरा, समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी धर्म के लोगों द्वारा अतिक्रमण माना जाता है। मतलब दोस्तों जो धर्म है उनकी भी दोस्तों अपने धर्म के अनुसार कुछ काम किया जाता है, तो उस पर भी अतिक्रमण माना जाता है। इनके मन में वह बात आएगी कि बलपूर्वक इनके ऊपर कानून को लागू कर दिया गया है और इस कारण सामाजिक अशांति फैल सकती है। मतलब दोस्तों जब उनको लगेगा कि हमारे धर्म के ऊपर जो है बलपूर्वक कानून लागू कर रही है सरकार, तो ये दोस्तों अशांति, मतलब दोस्तों दंगा फसाद, आंदोलन हो सकता है, हड़ताल। मुसलमानों में साक्षरता और सामाजिक जागरूकता के निम्न स्तर को देखते हुए जो मुसलमान हैं दोस्तों कह रहे हैं कि इनकी शिक्षा जो है निम्न स्तर की है और इसको देखते हुए बहुविवाह होता है, इनके अंदर तलाक बिदअत होता है, निकाह होता है, हलाला होता है इत्यादि प्रथाओं में दखल के खिलाफ उन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। मतलब दोस्तों कि ये क्या रिएक्शन देंगे मुसलमान। अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक के रूप में देखा गया है और कोई भी पार्टी इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। मतलब दोस्तों कोई भी पार्टी इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है दोस्तों, अपने अंतःकरण से अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उपासना करने की स्वतंत्रता है। मतलब दोस्तों अपने धर्म के अनुसार जो है कुछ भी काम कर सकते हैं आप, बस दूसरों को नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 26 करों के मतलब अनुच्छेद 26 जो है, दोनों अनुच्छेदों में धर्म से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। यह तर्क दिया जाता है कि समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ये जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम है, वो अपनी सांस्कृतिक, जो उनकी संस्कृति है उसका संरक्षण से संबंधित है। और इनमें नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है दोस्तों। अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, अनुच्छेद 29 कहता है। भारत में व्यक्तिगत धार्मिक कानून का लंबा इतिहास रहा है, अतः लोगों के द्वारा एक समान सिविल संहिता को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खतरा में पड़ जाएगी। जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति और पहचान। व्यक्तिगत समर्थित तर्कहीन प्रथाओं का, जो तर्कहीन प्रथाएं हैं, उनका आधुनिक लोकतांत्रिक दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए समान नागरिक संहिता को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान में भी प्रगत किया गया है। लेकिन दोस्तों, संविधान में ये बात जरूर किया गया है कि लागू करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये उस समय ही लागू कर दिया जाता जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन दोस्तों उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, इसलिए जो है थोड़ा सा समय दिया गया। दोस्तों हम जो है अगर समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते हैं तो और थोड़ा सा समय लेकर अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए इसके विषय में, और दोस्तों तब जो है लागू कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना का अधिकाधिक बल दिया जाता है। सहकारी परिसंघवाद विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालना है दोस्तों। इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में 12.5 अंक का है दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं। भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की व्यापक परिकल्पना की गई है। सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दोस्तों सहकारी संघवाद क्या है? तो केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है और भारतीय संविधान में संघ और राज्य जो है इनमें शक्तियों को बांटा गया है। लेकिन भारतीय संघीय ढांचा की संरचना केंद्र की ओर झुकी हुई है, मतलब दोस्तों केंद्र की ओर ज़्यादा शक्ति दी हुई है। संविधान में वर्णित कई अनुच्छेदों में केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। किसी भी कानून के विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगर दोस्तों राज्य और केंद्र में विवाद हो जाए तो जो कानून केंद्र बनाती है वही मान्य होता है। वर्तमान संघीय ढांचा में निम्नलिखित समस्याएं मौजूद हैं। कौन कौन सी समस्याएं? पहला, राज्य में स्थापित राज्यपाल को अक्सर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। दोस्तों नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल को प्रदान की गई अति विवेकाधीन शक्तियां सहकारी संघवाद के उद्देश्य में बाधा डालती है। कई बार दोस्तों बेवजह का राज्यपाल जो है राज्य सरकार को डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करता है। दूसरा, अधिकांश सामाजिक योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा नियोजित और वित्त पोषित होती है, मतलब केंद्र सरकार चलाती है और पैसा देती है। इसलिए राज्यों का सामाजिक आर्थिक विकास बहुत हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर है। तीसरा, अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो प्रकृति का संसाधन है, और राजस्व एकत्रित करने के लिए राज्यों को सीमित संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब दोस्तों कम जो है संसाधन है जहाँ से राज्यों को पैसा मिलता है। राज्य की क्षेत्रीय अखंडता अलंघनीय है, इसलिए उसकी संप्रभुता सीमित है। दोस्तों उसकी जो संप्रभुता है वो सीमित है। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 356 सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। ठीक है, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिद्वंदी पार्टी का शासन कई राज्यों में होता है। दोस्तों केंद्र में जो सत्ता होती है उसकी पार्टी का शासन जो है कई राज्यों में होता है, इसलिए यह केंद्र की नीति निर्धारण में राज्य की उपेक्षा की एक स्वाभाविक कारण बन जाती है। अभी दोस्तों झारखंड में जो है सरकार ने जो है पैसा देना चाहिए था, केंद्र सरकार ने को नहीं दी दोस्तों वहाँ जो है, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो है सरकार जो है कि मतलब मोदी जी की नहीं थी। सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध का दर्शाता है। कैसा क्षैतिज संबंध? सहकारी संघवाद की अवधारणा बताती है कि राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच जो है राज्यपाल को
समन्वय, सहकारी राज्यपाल को केंद्र और राज्यों को भी अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सहकारी संघवाद संघर्ष और भ्रम को कम करने और नीति निर्माण और कार्यान्वयन में समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करता है। सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में सहकारी आयोग के विधायिका और वित्तीय मामलों की सिफारिशें काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकारी आयोग ने दोस्तों जो सिफारिशें की थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सहकारी संघवाद में सुधार के उपाय सुझाए गए हैं। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया। यह सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि नीति आयोग में नीति निर्माण व उनके कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी गई है और इसके साथ ही राज्यों में करों में वृद्धि की गई है। सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा चलिए। तीसरा प्रश्न है, सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई हैं, न कि शासन के प्रभावी साधन। समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए। सुशिक्षित दोस्तों, शिक्षित और व्यवस्थित अगर नहीं है तो स्थानीय स्तर की जो शासन है, पंचायती राज और नगर पालिका, वो शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में, शासन व्यवस्था अगर सही नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में पंचायत और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई है, सिर्फ राजनीति की भूमिका निभा रही है, न कि शासन के प्रभावी साधन की आलोचना करते हुए, समालोचना करते हुए चर्चा करना है। 200 शब्दों का। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारत में पंचायती व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में दोस्तों लिख दिया गया ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो सके। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण हो सके, किंतु शैक्षिक योग्यता निश्चित न हो पाने के कारण सारे प्रावधान व शक्तियाँ उतने कारगर नहीं हो पाए हैं जितने की होने चाहिए। वर्ष 1993 में इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन पंचायतों और समितियों ने मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं के रूप में कार्य किया। मतलब दोस्तों ये राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करते गए। संगठन की कमी, नीतियों और कार्यक्रमों को उचित नियोजन और कार्यान्वयन के लिए शासन के जमीनी स्तर को अच्छी तरह से मजबूत करने की आवश्यकता है। कई मामलों में नियमित आधार पर ग्राम सभा की बैठकें नहीं की जाती है दोस्तों, नहीं की जाती है गाँव में। स्पष्ट कार्य सूची की कमी, काम करने और स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के लिए स्पष्ट कार्यक्रम की कमी के कारण ये संस्थान अनौपचारिक निर्णय लेते हैं। मतलब दोस्तों किन किन विषयों पर इन्हें काम करना है वो बताया ही नहीं जाता। शिक्षा की कमी ने सदस्यों को की निर्णय लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है, इसलिए स्थानीय सरकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। यह केवल उम्मीदवार के राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है। यह भी देखा गया है कि उम्मीदवार सुधार करने के बहाने के रूप में नियमों और विनियमों को समझाने में शिक्षा की कमी का हवाला देता है। मतलब दोस्तों कि उस कई बार जो है जो चुनते हैं दोस्तों वो शिक्षित ही नहीं होते हैं। विशेषज्ञता का अपर्याप्त स्तर, इसने पंचायती राज संस्थानों को प्रभावशीलता को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि दोस्तों विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि वे मौजूदा समस्याओं के समाधान खोजने के समग्र दृष्टिकोण से निर्णय लेने में असमर्थ हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और विकेंद्रीकृत विकास पर सरकार के अधिक ध्यान के बाद पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है, पैसा ज़्यादा दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर कामकाज के लिए इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार पंचायती राज के अधिनियमों में संशोधन करना, शक्तियों का अधिक हस्तांतरण, अधिक शक्ति देना पंचायती राज को, कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता मानकों को तय करने में शासन तंत्र में इसकी प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है कि कुछ न्यूनतम योग्यता जो है लगा दिया जाए, कितना पढ़े लिखे होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर कार्य करती हैं। दोस्तों संविधान के विरुद्ध जाकर जो है अपना निर्णय सुना देती हैं खाप पंचायतें। अक्सर मानव अधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णय को देने के कारण, मतलब दोस्तों ये मानव के अधिकार है, मानवाधिकार जो उसके उल्लंघन दोस्तों जो मतलब उनके अधिकार का उल्लंघन करते हुए निर्णय देती हैं खाप पंचायतें।
देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्यवाहियों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए कि जो है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके लिए क्या काम कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, देखते हैं हम खाप पंचायतों को। देखिए, खाप मुख्य रूप से एक ग्रामीण सामुदायिक संगठन है जो किसी खास जाति या गोत्र से मिलकर बना होता है। यह पंचायत वास्तव में प्राचीन भारत की ग्रामीण न्यायिक संरचना का हिस्सा है। ऐसी पंचायतें संपूर्ण भारत में आज भी विद्यमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इन्हें खाप नाम से जाना जाता है। ये अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करती हैं दोस्तों, मतलब न्याय का और प्रतिगामी और सदियों पुरानी रीति रिवाज की परंपराओं के आधार पर कठोर दंड देती हैं। मतलब बहुत पुराने समय से जो चला आ रहा है उसी के ऊपर जो है ये दंड देती है। खाप पंचायतों की अतिरिक्त संवैधानिक भूमिका को रोकने के लिए की गई कार्यक्रम दोस्तों कि संविधान के अनुसार ये काम करें, इसके लिए क्या क्या किया गया है। खापे अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं दोस्तों, इनमें कोई जो है मान्यता नहीं मिली है। इसलिए औपचारिक स्थानीय शासन प्रणाली को मजबूत कर, जो औपचारिक दोस्तों शासन प्रणाली है, जैसे थाना है, वहाँ के SHO है, उन सबको मजबूत कर इनका मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समर्थित खाप पंचायतों को चुनौती देंगे। उत्तर भारत में खाप पंचायतें और तमिलनाडु में कट्टा पंचायतों को उच्चतम न्यायालय ने अवैध और क्रूर घोषित कर दिया है। अदालतों ने माना है कि कोई भी सीमित दो सहमति वाले वयस्कों के बीच विवाह में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र, मतलब दोस्तों ये जो है, अगर दूसरी जाति के दो लोग दूसरे धर्मों के शादी कर लिए तो ये दोस्तों उसे गांव में पूजा छाड़ देते हैं, उसका जो है पीट देते हैं, उसकी बाल छिलवा देते हैं। तो इस तरीके से जो है, तो इनको कहा न्यायालय ने कि ये सब अवैध निर्णय दे रही हैं और ये हस्तक्षेप नहीं कर सकी दो वयस्कों में। महाराष्ट्र विधानसभा ने जाति पंचायत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिबंध है, सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2015 पारित किया। मतलब दोस्तों जो जाति के आधार पर जो है पंचायत में अलग कर दिया जाता है। वर्ष 2010 में करनाल की एक स्थानीय अदालत ने एक युवा दंपति की हत्या में शामिल खाप पंचायत के 5 सदस्यों को मृत्यु दंड दिया दोस्तों। मतलब ये जो है दोस्तों, युवा की हत्या कर दिए, खाप पंचायत के सदस्य थे, 5 लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। खाप एक बड़े वोट बैंक का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा दोस्तों संगठन है जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं, तो इसलिए वोट बैंक है। इस कारण कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहने पर इनके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाना चाहती। इसलिए ऐसा माना जाता है कि विधायिका खाप द्वारा किए गए मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के प्रति काफ़ी हद तक उदासीन रहती है। मतलब दोस्तों विधायिका निर्णय सरकार निर्णय नहीं लेती है। यह स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन अक्सर खुद को कमजोर स्थिति में पाते हैं, क्योंकि खापों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व का प्रभाव काफ़ी मजबूत होता है दोस्तों, समाज में भी और राजनीति में भी, समझ रहे हैं। और न्यायपालिका और विधायिका को खाप पंचायतों का समर्थन करने वालों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब दोस्तों अगर कोई जो है खाप पंचायत के विरुद्ध में बोल रहा है तो उसे जो है चुनाव में जीतने ही नहीं देते हैं ये लोग। 5वां प्रश्न, अध्यादेश का आश्रय लेने में हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने की ओर सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए। अध्यादेश जो लाया जाता है, लागू किया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, इस पर बात हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एवं अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद सत्र में नहीं होती है और तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यह अध्यादेश उन सभी विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है
दोस्तों विधायिका पर जिसे कानून अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कानूनों के समान ही शक्ति प्राप्त होती है। जैसे संसद में दोस्तों कानून प्राप्त हुए बन जाता है, वैसे ही दोस्तों अध्यादेश जारी करने के बाद जो है जो कानून बनता है वो भी उसी तरीके से इनको शक्ति मिलती है। हालांकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल अवधारणा का विरोध करती है। मतलब दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियाँ होती है पृथक्करण की, उसकी मूल जो अवधारणा होती है उसका ये विरोध करती है। यह एक विधायी संस्था के रूप में संसद की भूमिका को कमजोर करती है। यह एक विधायी संस्था के रूप में दोस्तों संसद की जो भूमिका होती है अध्यादेश उसे कमजोर कर देती है। इस तरह के अध्यादेश शायद ही कभी संसदीय अस्थायी समिति के विचार विमर्श और परामर्श के अधीन आते हैं। और दोस्तों अस्थायी समितियां जो होती हैं संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके विचार विमर्श के अंतर्गत नहीं आती है और परामर्श के अधीन भी नहीं आती है, सलाह भी नहीं लेती है। और यह तर्क दिया गया जाता है कि अध्यादेश का जारी किया जाना देश में विधायी ढांचे में अनिश्चितता लाता है। और यह भी तर्क दिया जाता है कि ये जो है अध्यादेश जो जारी किया जाता है ये विधायी ढांचा जो है उसमें अनिश्चितता लाता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की शक्ति एक पूर्ण अविश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता और उसे यकीन है कि इस तरह की कार्रवाई आवश्यक थी। मतलब दोस्तों आवश्यक कार्रवाई मान के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के अध्यादेश जारी करना असंवैधानिक है। मतलब दोस्तों अध्यादेश कभी जारी किया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण कारक हो। न्यायालय ने यह माना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। मतलब दोस्तों अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। विषम परिस्थिति में संविधान लागू होने के कुछ वर्षों बाद यह अध्यादेश एक विवादास्पद विषय बन गया है। अगर विवेकपूर्ण तरीके से अध्यादेश का उपयोग किया जाता है, मतलब दोस्तों सही तरीके से, तो अध्यादेश को निरस्त करना एक आदर्श समाधान नहीं होगा। क्योंकि संसद के कामकाज में निहित कमजोरियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयां असंतोषजनक रही हैं। इसलिए सभी दलों को संसद की सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए सौहार्दपूर्वक काम करना चाहिए ताकि अध्यादेश की आवश्यकता कम किया जाए। दोस्तों कई बार जो है जो धन विधेयक नहीं होता है उसको भी धन विधेयक मान के पास करा दिया जाता है अध्यादेश के द्वारा। तो ये अध्यादेश दोस्तों मतलब संसद में बिना चर्चा किए जो है पास हो जाता है। दोस्तों इसमें जो है जनता के मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन होता है। छठवां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा माध्य स्तंभ और सुलह अधिनियम 1996 में एक प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगी? चर्चा कीजिए 200 शब्दों में 12.5 अंक का। मध्यस्थता के मामलों को तेजी से निपटाने और भारत में व्यापार की सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो दोस्तों मध्यस्थता जो होता है ना, दो लोगों के बीच समझौता कराने वाली, उसको तेजी से निपटाने और भारत में व्यापार बढ़े, इसके उद्देश्य से हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थता तथा सुलह संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन को जो है एक संसदीय समिति और विधि आयोग के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। अध्यादेश के माध्यम से किया गया प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है। क्या है? अध्यादेश के माध्यम से मध्यस्थता की कार्यवाही को पूरा करने में कुछ समय सीमा तय किया गया है। तो दोस्तों अध्यादेश के माध्यम से जो बिचौलिए दोस्तों जो मध्यस्थता कराते हैं उनकी कार्यवाही को पूरा करने में कुछ समय सीमा तय कर दिया गया है। कितने समय सीमा में पूरा कर लो। अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आदेश प्राप्त करने के बाद मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने के लिए 90 दिनों की सीमा तय कर दी गई है। मतलब दोस्तों 90 दिन में फैसला सुना देना है। मध्यस्थता की नियुक्ति का आवेदन मध्यस्थ की नियुक्ति का आवेदन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों शीघ्रता से करेंगे और मामले को 60 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। 60 दिन के भीतर। इन संशोधनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को
समय सीमा से बाहर रखा जाता है और अन्य मध्यस्थताओं में मध्यस्थ निर्णयों को नियम सीमा पक्षों की दलील दलील जो है दलील पूरी होने के 12 महीने के भीतर निर्धारित की जाएगी। संबंधित पक्ष इस अवधि की 6 माह तक घटा सकते हैं। संबंधित पक्ष जो है इस अवधि में 6 माह तक बढ़ा सकते हैं, 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अधिनियम की धारा 34 एक मध्यस्थ निर्णय प्रदान करती है कि यदि जो है वह सार्वजनिक नीति के विपरीत है तो इसे अलग रखा जाएगा। मतलब दोस्तों, सार्वजनिक नीति के अगर विपरीत जा रही है तो उसे अलग रख दिया जाएगा। परिषद द्वारा मध्यस्थता निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक निक्षेपागार बनाया जाएगा। परिषद द्वारा जो मध्यस्थता के निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक निक्षेपागार बनाया जाएगा। अध्यादेश में यह कहा गया है कि मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने वाले आवेदन का मात्र दाखिल करना ही फैसला के निष्पादन पर स्वतः रोक नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, ये चुनौती देने वाले आवेदन का मात्र दाखिल कर देना ही फैसले के निष्पादन पर स्वतः रोक नहीं लगाएगा। अध्यक्ष मतलब दोस्तों, स्वतः जो है आदेश नहीं लगेगा अगर आप जो है बस जो है चुनौती देते हैं तो। अध्यादेश एक मध्यस्थ की निष्पक्षता को सबसे अधिक महत्व देता है कि एक मध्यस्थ हो निष्पक्ष रूप से जो है विवाद निपटाए। अध्यादेश एक मध्यस्थ कार्रवाई में अंतरिम उपायों के अनुदान के तरीके और पद्धति में प्रतिमान बदलावों का परिचय देता है। चूंकि अध्यादेश में भारत के विवाद समाधान तंत्र को प्रभावित करने वाले अधिकांश मुद्दे को संबोधित किया गया है, अतः यह भारत में व्यापार करने की सुगमता और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लक्ष्य के अनुरूप है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन का मुख्य लक्ष्य भारत में वाणिज्य मामलों के निपटारे की दर में वृद्धि करना और भारत में व्यापारिक सुगमता में वृद्धि होगी जो निवेश को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां, क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक नियमन भी शामिल है? तो दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए लोगों को, लेकिन दिवाली के दौरान जो पटाखा जलाया जाता है उसको भी नियम बना के शामिल किया जाना चाहिए। इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। दोस्तों, इस बार भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। AQI दोस्तों 800 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, हो सके भविष्य में यहाँ से प्रश्न बने तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से यह ध्यान रखना है। 200 शब्दों में लिखना है, 12.5 अंक का। जीवन जीने के बेहतर मानव का प्रदूषण रहित वातावरण संविधान में अंतर्निहित है। मतलब दोस्तों, प्रदूषण रहित वातावरण जो है देना संविधान में निहित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में जल, हवा, जमीन और अंतर संबंध जिसमें हवा सम्मिलित हो, जल, जमीन, मानव, अन्य जीवित चीजें और पेड़ पौधे, सूक्ष्म और जीव जंतु और संपत्ति आदि समाहित है। दोस्तों, ये सब चीजें समाहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब दोस्तों, जीवन जीने का। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अनुच्छेद 21 को उदारवादी तरीके में व्याख्या की है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी दिया गया है, जिसमें पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। देश में खास तौर पर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय के मौके पर पटाखों के अंधाधुंध जलाए जाने पर, जो पटाखा अंधाधुंध जलाया जा रहा है उस पर कानूनी रूप से नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने पटाखा जलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और दोस्तों, न्यायालय जो है वो पटाखा जलाया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगा रहा है क्योंकि दोस्तों ये धार्मिक जो है स्वतंत्रता के विरुद्ध है और इसी के कारण दोस्तों की प्रदूषण जो है ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को न्यायालय मेंटेन करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन दोस्तों दो चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती है। हाल के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखा फोड़ने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि दीपावली के दौरान पटाखे के व्यापक उपयोग से नवजात शिशुओं में श्वसन रोग के मामले बढ़ जाते हैं।
मतलब दोस्तों जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखने के साथ साथ उत्सव मनाना भी अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने पटाखा फोड़ने की समय सीमा निर्धारित करते हुए 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने पटाखों के दुष्प्रभाव पर दिवाली के दौरान सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाने में सरकार की विफलता को भी उजागर किया है कि सरकार जो है उजागर नहीं कर पा रही। ठीक है, मतलब जो है जागरूक नहीं कर पा रही है लोगों को। 8वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ जो है 8वां प्रश्न, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA 1976 के अधीन गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रण नियमों में हाल में परिवर्तन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों विदेशी